चलो, आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ देखते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए बेसिक हमें क्या रिक्वायरमेंट, क्या हमें आना चाहिए, कहाँ से हम स्टार्ट करें। कि हमें कुछ भी नहीं पढ़ा है या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है तो कहाँ से स्टार्ट करें कि चीज़ें थोड़ा सा हमको इजी लगे। ठीक है, देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है, प्रॉब्लम आती कहाँ से आपको, है ना। तो प्रॉब्लम आती है सबसे पहले कि जो हम टेंथ से ट्वेल्थ की ओर चलते हैं, टेंथ टू ट्वेल्थ, है ना, इलेवेंथ की, नॉट ट्वेल्थ, इलेवेंथ की ओर आते हैं। तो जब टेंथ से इलेवेंथ की ओर पहुंचते हैं तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है, जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ही मान लेते हैं कि जो टेंथ में केमिस्ट्री दी हुई है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फोर्थ वाला चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वही सब कुछ है। देखिए, सब दिक्कत वहीं पे शुरू हो जाती है। हम इलेवेंथ में आने के बाद ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ है। मानने को तैयार ही नहीं। ठीक है, जब ये मानने को तैयार ही नहीं है तो वहीं पर अब हम कहते हैं भाई हमने इतना पढ़ा था, ये क्या आ गया। और ये समझिए कि जो टेंथ में आप लोग डिस्कस करते हैं, वो टेंथ में सिर्फ हम बहुत मान के चलते हैं तो 10%, 10% से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनिक का 10% भी नहीं है, बेसिक है तो बहुत उड़ के मान लिए कि 10%। अब जब आप इलेवेंथ में आते हैं तो इलेवेंथ में आकर के वो 100% बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, चलो भैया अब क्या करें, दिक्कत तो बन गई ना। अब ये आपके लिए बिल्कुल बोझ बन जाता है, बोझ बन जाता है, बिल्कुल बोझ बन जाता है यार, ये इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और खासकर ऑर्गेनिक की, बस वहीं पे प्रॉब्लम शुरू। समझ में आई, दिक्कत वहीं पे स्टार्ट हो गई भैया, अब तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए करें क्या भाई, क्या किया जा सकता है। तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो टेंथ में भी थी, इलेवेंथ में भी थी। ठीक है, वो चीजें हमें। दूसरी चीज ये कि देखो, हम लोग थोड़ा सा लर्निंग को, वैसे तो जो कुछ लोग हम लोग में से ऐसे हैं जो याद बहुत अच्छे से रटते हैं, याद नहीं करना कहते सर, रटना कह सकते हैं कि रटते बहुत जल्दी है, बहुत फास्ट। लेकिन वो याद तो कर लेते हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन उससे फिर किसी और जगह पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। लर्निंग अच्छी है, ऑर्गेनिक लर्निंग ही चाहती है, लेकिन फिर अप्लाई नहीं कर सकते दूसरी जगह पे। दूसरी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट की तीसरी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे अंदर। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि मैटर की जो, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एरिया है, जो सर्कल है, ठीक है, उसको देख करके उसकी जो इतना ब्रॉड सिलेबस है, या कह सकते हैं कि जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है, उसको देख करके तुम डर जाते हो, डर है तुम्हारे अंदर। ठीक है, कि और इतनी इतनी चीज, हर पॉइंट पे नए नाम, इसको कैसे करें हम, वहां डर गए तुम। वहां से भी माइंड में एक प्रेशर आ जाता है यार, छोड़ो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, और ये देखने में छोटी हैं, वाकई में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 2% 3% बच्चे ही ऐसे हैं जो ऐसा उसको उसको ओवरकम कर सकते हैं उससे। अदरवाइज सबके लिए ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम कैसे इसको हम सॉल्व करें, प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी, देखो, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन ये नहीं है यहाँ पे केवल कि चलो ठीक है बाद में, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और बहुत सटीक टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ पाए हो तो ऑर्गेनिक बहुत इजी होगी। बट हाँ, मेहनत उसमें है, ये नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक है, चलो पे शॉर्ट ट्रिक, एक छोटा सा रास्ता है अपने कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात ये कि आप कार्बन के रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसको आप कवर करिए, उसको आप लर्न करिए अबाउट कार्बन। जैसे अब कार्बन में अगर हम देखते हैं तो कार्बन में क्या क्या, कार्बन बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं।
एटॉमिक नंबर तुमको पता है कितना है, 6 है। कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन ले लो तो 2 एंड 4, ठीक है। वैलेंसी, ये 10th का बात कर रहे हैं, 10th में जो है उसकी डिस्कस कर रहे हैं। वैलेंसी तो आप कहते हैं कि इसकी 4 है। नेचर कैसा बॉन्ड बनाता है, तो हम कहते हैं ये कोवैलेंट बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए, ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, तो हम कहते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसके कंपाउंड्स की, टेट्राहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल के साथ और क्या होता है इसका, क्या सिर्फ ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, भाई देखो हाइड्रोकार्बन, इसके कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में 3 कैटेगरी हैं, सीसी सिंगल बॉन्ड की है, सीसी डबल बॉन्ड भी बनाता है और सीसी ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, यानी कि सैचुरेटेड भी होती हैं और अनसैचुरेटेड भी होती हैं। चलो ठीक है, ये तो एक नॉर्म कॉमन सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो कार्बन के बारे में हो गई, जो हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कार्बन के बारे में, हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किसका, सीसी सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, फिर सीसी डबल बॉन्ड की, फिर सीसी ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। इतना यहाँ तक तो हमें, इतनी चीज़ें तो हमें कार्बन के बारे में पता होना ही चाहिए, इसको छोड़ के चलेंगे तो फिर बेकार है। क्लियर, इतना बेसिक हमें कार्बन के बारे में पता ही होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, और क्या टॉपिक्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कि हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारे पढ़े हमने, तो हम कहते हैं इसमें सिर्फ 3 चीजें पढ़ लो ना, sp, sp2 एंड sp3, और इनको निकालना सीख लो, बस इतनी सी तो है भाई। ट्रिपल बॉन्ड में ये वाला होगा, डबल बॉन्ड में ये वाला होगा, और जहां सी सी सिंगल बॉन्ड होगा वहां ये होगा, बस इतना ही। इसके बने हुए जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो लीनियर होंगे, इसमें जो होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर बोलो, बस। और इसके जो बने होंगे टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। हम्म, और तो कुछ है नहीं इसमें, हाइब्रिडाइजेशन बस इतने काम की है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कार्बन से रिलेटेड भी ये चीज है। फिर फार्मूला, फार्मूला चाहे वो मॉलिकुलर फार्मूला हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल फार्मूला हो, मॉलिकुलर फार्मूला इस तरह से, चाहे केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, मेनली मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर, इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक। ये चीजें और कैसे लिखी जाती है ये हमको याद करना पड़ेगा। अब ये एक दिन की बात नहीं है कि बस देखा एक दिन और प्रिपेयर हो गया, ऐसा नहीं है, हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें अब देखो हम कहाँ मिस्टेक है, पहली बात तो ध्यान रखो कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे जैसे भी लिखा हो हमें 4 कंप्लीट करने ही है, ठीक है। 4 इसकी बैलेंसी पूरी करनी ही होती है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जहां लिखा रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिखा है, अब हमको कहा है इसको कंप्लीट करो, भाई क्या पूरा कंप्लीट लिखा है, तो आप कहोगे भाई 4 कहाँ पूरे हो रहे हैं, है ना। तो देखो, हमें, हम ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूलर ये फार्मूला ही गलत लिखा है, फार्मूला बिल्कुल सही है, हमें बॉन्ड कैसे भी करके हमको उस कार्बन के 4 कंप्लीट करने ही हैं, उस पे कोई बट नहीं किया जा सकता, वो हमें करना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, हो गया 4 कंप्लीट, देख लो चाहे 1 2 3, मतलब 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 कंप्लीट, तो ये हमको करने ही पड़ेंगे। अब चाहे जहां भी नहीं भी है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ऐसा यहाँ है, जैसे यहाँ दिख नहीं रहा था, लेकिन नहीं दिख रहा था, इसका मतलब इस कार्बन के 2 इधर हैं, एक कार्बन के साथ 3, एक वैलेंसी कहाँ गई, तो मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड है, सिंगल, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। कहीं कहीं इथाइन को ऐसे लिख दिया जाता है C2H2,
अब ये थोड़ी ना है कि हम इसको ऐसे लिख दें कि C2 है और एक एच इधर है, एक एच इधर है ना, ये गलत है। ये कैसे लिखा है फिर? हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हम एल्काइन को ऐसे लिखते हैं, इसका नाम है इथाइन, एसिटिलीन गैस। तो बॉन्डिंग, हम इसको कह सकते हैं कि हमें बॉन्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में कैसे होती है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे मान लो हमने बेंजीन लिखा कि C6H6, तो अगर हमने लिखा C6H6 तो कैसे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर से कैसे कर लोगे, है ना? तो स्ट्रक्चर तो हमको पता ही होना चाहिए। अब ये मत सोचो कि अरे मॉलिक्यूल तो लाखों करोड़ों में है, कैसे सबका याद होगा, तो सबका थोड़ी याद रखना है, जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको याद करो ना। तो ये बेंजीन था जिसका स्ट्रक्चर ये था। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एच नहीं शो करते क्योंकि बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को नहीं शो किया जाता। ठीक है, बेंजीन ये भी था, बेंजीन ये भी है, बेंजीन ये भी है। तो ये चीजें माइंड में रखनी पड़े कुल मिला। हम्म, ठीक। आगे चलते हैं, बात आती है आईपीएसी नेम की कि आईपीएसी नेम में क्या क्या करना है हमको। तो आईपीएसी नेम में देखिए, आईपीएसी नेम हर एक कंपाउंड, हर एक होमोलोगस सीरीज से करना है। जितनी भी होमोलोगस सीरीज, जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं, सारी सीरीज का आपको नेमिंग करनी है और अच्छे से करनी है, ये ध्यान रखिएगा। होमोलोगस सीरीज चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो एनहाइड्राइड हो, चाहे वो ईथर हो, ठीक है, चाहे वो ईथर हो, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो अमाइड हो, एमीन्स हो, अमाइड हो, ठीक है, नाइट्राइल हो, ठीक है, चाहे वो हैलाइड्स हो, चाहे ये थायोल हो, ठीक है, चाहे वो थायो ईथर हो, चाहे वो थायो ईथर हो, ठीक है, ये सारा का सारा कुछ हमें, इन सबकी नेमिंग हमें डिस्कस करनी है, सबकी नेमिंग डिस्कस करनी है, ठीक है, टोटल। और नेमिंग सिर्फ आईपीएसी में ही नहीं, आईपीएसी के साथ साथ इनकी कॉमन नेमिंग भी करनी है, कॉमन नेमिंग भी करनी है। कॉमन में हम कुछ बता दे रहे हैं किस किसकी करनी होती है, स्पेशली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक बेसिक। ये हो गया, ईथर का हो गया, एमीन का हो गया, अमाइड नाइट्राइल का हो गया, है ना, थाइवर थाइथर नहीं है, हैलाइड्स हो गया। इन जिन पे हमने टिक किया है, इनकी कॉमन नेमिंग भी आपको C5 तक, C4 तक ही कर लीजिए, बहुत है। 4 कार्बन के जो मेंबर्स इनके हैं, ठीक है, उन 4 कार्बन के जो मेंबर्स हैं, उन सब का आपको आना चाहिए कॉमन नेमिंग, C4 तक केवल, ठीक है, 4 कार्बन वाले मेंबर्स तक सबके। तो ये तो सिंपल आईपी, ये बात हो गई आईपीसी। अब देखो आईपीएसी नेमिंग में ये नहीं है कि केवल सिंपल है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे एल्केन में हमने नेमिंग में क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले तो होना चाहिए कि हम प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, है ना, प्रिंसिपल चेन, कि प्रिंसिपल चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसकी नंबरिंग करना सीखना हो चाहिए कि नंबरिंग कैसे करते हैं। प्रिंसिपल चेन के बाद उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, ये बहुत जरूरी है, ये आपसे अच्छे से आना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स एल्केन्स हैं, यानी कि ब्रांचिंग जो होती है, उनमें नंबरिंग कैसे करते हैं, उन कंपाउंड्स में नंबरिंग कैसे करते हैं, ये हमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद पॉली
फंक्शनल ग्रुप पॉलीइन वाले जो हैं या पॉलीआइन वाले हैं, ठीक है, और या तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो है उनका नंबरिंग कैसे करते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। रिंग वाले जिसको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी। साथ ही साथ जो जिनमें रिंग भी है प्लस चैन भी है, ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हम लिख रहे हैं इनको आप नोट कर लो, इनको अच्छे से डिस्कस करना है एक एक टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो ही जाकर के कुछ भला हो सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारी नेमिंग की बात। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, बेसिक बेसिक हमने डिस्कस कर लिया कि कार्बन के बारे में क्या ध्यान रखना है हमको, और नेमिंग कैसे करनी है हाइड्रोकार्बन्स की या अदर डेरिवेटिव कंपाउंड्स की, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमारा आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म में दो चीजें, एक तो स्ट्रक्चरल और एक ज्योमेट्रिकल। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल में भी देखो सिलेबस पे रहिए, सिलेबस से बाहर भागने की जरूरत नहीं है ना। स्ट्रक्चरल में आपको चेन याद रखनी है, आपको पोजीशन याद रखनी है, आपको फंक्शनल याद रखनी है, ठीक है, आपको मेटामेरिज्म याद रखनी है, आपको टॉटोमरिज्म याद रखनी है, ठीक है। चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म, इतना आपको स्ट्रक्चरल में ये ध्यान रखना है, ठीक है। होती और भी हैं लेकिन हमें सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत बाहर भागने की, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिस ट्रांस ध्यान रखना है, सिस ट्रांस ध्यान रखना है, इजेड ध्यान रखना है, ठीक है, इनकी रीजन के साथ, ठीक है, ये होते क्या है वो ध्यान रखना है। फिर आता है कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये है कि हमें क्या पढ़ना होता है, इसे स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, ठीक है, और स्क्यू या गॉच, ये चीजें पढ़ी जाती हैं, वो हमको ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, ये एल्केन्स में देखा जाता है, मात्र एल्केन्स में देखा जाता है। तो ये हमें चीजें आइसोमेरिज्म में इतना ध्यान रखना है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऑप्टिकल पे जाइए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऑप्टिकल अभी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ भी पहले से नहीं पढ़ रखा है तो ऑप्टिकल पे तो आप जाइए ही मत, ठीक है। तो ऑप्टिकल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, देखो एक हम अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ठीक है, तो वो सिलेबस को इतना ज्यादा खींच देते हैं, इतना डीप में कोई मतलब नहीं उतना डीप जाने का। जैसे मान लो कि हमने कहा कि हमको अब ऐसा कंपाउंड दे दिया कि भैया आप इन कंपाउंड्स का, अब इनमें आइसोमेरिज्म आप बताइए, इनमें आइसोमेरिज्म बताइए। ये भैया मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस में जो चीजें नहीं हैं उन पर फोकस करके क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है किसी भी। साइक्लिक आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, अरे क्या, कहाँ है इस चीज का काम, कहीं कोई काम नहीं है आपके सिलेबस में। साइक्लिक में ज्योमेट्रिकल देखने का कोई मतलब। चलो अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमने अभी तो देख लिया बेसिक क्या था, और आईपीएसी नोमेनक्लेचर में आइसोमेरिज्म में क्या इंपॉर्टेंट। अब डिस्कस करते हैं एक फोर्थ पॉइंट पर जिसका नाम है जीओसी, ठीक है। अब पॉइंट है जीओसी। जीओसी में क्या तुम्हें
पता होना चाहिए, तुम्हें क्या आना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जीओसी में क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, देखो जीओसी में हम सबसे पहले तो क्लीवेज पढ़ते हैं। भाई क्लीवेज क्या है और क्लीवेज होता कैसे, कैसे करें क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम दो हमें पढ़ना होता है, होमो एंड हेट्रो, होमो एंड हेट्रो, ठीक है। दो चीजें डिस्कस करती हैं, होमोक्लीविस, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीविस, ठीक है। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक दो तरीके के क्लीविस, दोनों क्लीविस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमोलिटिक क्लीविस में किस टाइप का इंटरमीडिएट होता है, तो होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। और इसमें आयंस यानी कि अनायन और कटायंस, अनायन एंड कटायंस का फॉर्मेशन होता है, दो तरीके के आयंस का फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि तो बात हुई क्लीवेज की, क्लीवेज, उसके बाद बात होती है इंटरमीडिएट्स की, इंटरमीडिएट्स की। तो इंटरमीडिएट्स में हम बेसिक जो हमारे सिलेबस में है वो है कार्बोकटायन, कार्बोकटायंस जो हमें पता होना चाहिए कार्बोकटायंस क्या है। फिर होता है कार्बन आयन, कार्बन आयन जो हमको पढ़ना है जो सिलेबस में है, और वो है फ्री रेडिकल, ठीक है। यही तीन इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमें हमारे सिलेबस में है। अगर आपको हो सके तो थोड़ा सा बेसिक, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आप कार्बीन की रखिएगा, क्योंकि एक दो जगह कहीं इसका नाम आ जाता है, कहीं इसका यूज हो जाता है कार्बीन मैकेनिज्म में जो आपके सिलेबस में है। तो कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन। अब एक चीज, ये जो तीन है ना, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना पड़ेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत सारी रिएक्शंस में जो रिएजेंट है, जो सबस्ट्रेट है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो हमें स्टेबिलिटी इनकी जरूर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चीज है ना, किसकी स्टेबिलिटी किधर होती है, रिएक्टिविटी कैसे होती है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये चीज हमको पढ़नी पड़ेगी, ये तीन तो डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है इसको, ठीक है। उसके बाद तो इंटरमीडिएट हुआ, इंटरमीडिएट के बाद इसी में आता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स जितने हैं, है ना, टाइप्स जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर इधर आते हैं, तब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिसइफेक्ट या डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये जो फिलहाल जो पढ़ रहे हो, जो अभी जो फिलहाल जीओसी वाले टर्म में, ये तो पूरे ऑर्गेनिक की जा रही है, ठीक है। तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी हमको 4 डिस्कस करने हैं, टोटल 4 हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है इसमें इंडक्टिव रिएक्शन मैकेनिज्म, इनके इन टॉपिक्स के बिना तो हो ही नहीं सकती। इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड हमको पढ़ना है मेसोमेर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड फोर्थ हमको पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, एंड फिफ्थ हमको पढ़ना है, हालांकि वो हो गया, इसी को रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस भी कहते हैं। इतने पढ़ना है हमें, ये 4 पढ़ने हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, ये हमारे सिलेबस में है। और इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करना है। भाई ये है क्या, है ना, मैकेनिज्म में इनका क्या इफेक्ट है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इनके, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इनका डायरेक्ट डेफिनेशन थोड़ी पूछता है, एग्जाम्पल थोड़ी पूछेगा आपसे, इनका एप्लीकेशन पूछेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में इनका क्या एप्लीकेशन है, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर आपको इतने टॉपिक क्लियर है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखना है, एडिशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, बेसिक आइडिया है ना, एलिमिनेशन, फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, कंबस्शन, कंबस्शन। इसी सब्स्टिट्यूशन में दो हमको पढ़ने होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक जो इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, और एक न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, दो हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना चाहिए आपको, बिल्कुल डिटेल में आनी चाहिए। ठीक, तो ये बेसिक कह सकते हो एक तरीके से कि सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इतनी टॉपिक्स तुम्हें आते हैं तो बहुत आराम से अब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे। हम नहीं कहते कि बिल्कुल रटा हो तुम्हें, लेकिन एक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है इनका, जो एक माइंड मैप होता है, वो तुम्हारे माइंड में होना ही चाहिए कि बेसिक बेसिक होता क्या है। ठीक है, तो ये रहा, इतना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके एक एक टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, एक एक टॉपिक देख लीजिए बुक्स में कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इतना कम से कम आप तैयार जरूर करिए।